चलिए सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा बेटा। अब हमारा अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका या उसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सादे नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप सभी को मालूम है, आई होप, है ना है ना कि मल्टीप्लाई करना सादे नंबरों को आपको सभी को अच्छे से आता है, ये मेरी अच्छी खासी उम्मीद है। अब ऐसा है कि वेक्टर एक अलग ही दुनिया है, इसके अपने अलग ही रूल्स है। इसी वजह से यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए भी दो तरीके हैं। एक तरीके को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट और एक तरीके को कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैं जब इसे क्लासिफाई करूंगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को, तो ये कुछ इस तरह से सामने आता है। एक पार्ट कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा पार्ट कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम जो है वो है डॉट प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम फोकस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट पे। स्केलर प्रोडक्ट का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट पर। हो सकता है प्रोबेबली आज सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट हो पाएगा, शायद आज कल वेक्टर प्रोडक्ट हमें कल लेना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ स्केलर प्रोडक्ट देन। तो स्केलर प्रोडक्ट, बहुत सारे डेफिनेशंस है इसके स्केलर प्रोडक्ट के, बहुत सारे। मैथमेटिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत अलग अलग तरीके से बताया गया है। कभी ये बताया जाता है कि दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में किस हद तक है, बोले समझा नहीं, किस हद तक के हैं। जैसे देखो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। अब बोले ये क्या वेक्टर है? मान लो ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है ना। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, सभी लोग जानते हो। वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, सभी लोग जानते हो। अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन इस तरह है और अगर मैं कहता हूँ दोनों का डायरेक्शन इस तरह है, तो पहली कंडीशन में दोनों का डायरेक्शन, या फिर कहूँगा ज़्यादातर, मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा इनका था जो सेम डायरेक्शन में था। और अगर मैं ऐसा रखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब दूसरी कंडीशन में बहुत कम हिस्सा है इनका जो सेम डायरेक्शन में। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड पे, इतने कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन पे हमें जाना नहीं है। वी आर स्टडिंग फिजिक्स नॉट मैथमेटिक्स। तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज वेक्टर का क्या है, कैसा है, क्या क्या है, इतना अभी आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन केस अगर आपको जेईई मेन या एडवांस की तैयारी करा रहा होता तो मैं ऑफ कोर्स इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया होता। बट ये नीट का सेशन चालू है तो हम सिर्फ वही लेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट का मैं सबसे सिंपल वाला जो एक डेफिनेशन बताना चाहूँगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of both the vectors and cosine of angle between them and cosine of angle between them। मान लो दो वेक्टर्स है हमारे पास, एक वेक्टर A है और ये वेक्टर B है,
और उनके बीच का एंगल आपको दिया गया है बेटा थीटा। जब मैं बोल रहा हूं दो वेक्टर्स हैं, आपका दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर ये वेक्टर 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 बोल रहे, क्या है ये वेक्टर। अब जैसे मैं बोलूंगा, स्टूडेंट्स इधर ध्यान दो, सब स्टूडेंट्स इधर ध्यान दो। तो जब मैं स्टूडेंट्स बोल रहा हूं तो उसका मीनिंग क्या हुआ, आप हर एक, उसमें गर्ल्स भी आ गई, उसमें बॉयज भी आ गया, है ना, उसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट भी आ गया, उसे वो डम स्टूडेंट भी आ गया, हर एक उसमें आ गया। तो स्टूडेंट एक क्या है, कॉमन वर्ड है आप सभी के लिए। तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, उनके लिए कॉमन वर्ड क्या है, वेक्टर, है ना। जब मैं कह रहा हूं वेक्टर, है ना, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कोई तो भी एक वेक्टर होगा, हो सकता है फोर्स होगा, हो सकता है ये वेलोसिटी होगा, हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये फोर्स होगा, कुछ भी हो सकता है सर। फिर भी कैसा, तो बेटा थोड़ा सब्र करो, एग्जाम्पल के साथ आपको डिटेल में समझ में आने लगेगा। तो ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी नामक दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल आप देख सकते हैं वो कितना है, थीटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये पोडियम को खींचना चाहता हूं और पोडियम को मैं ऐसे हाथ से फोर्स लगा के खींच रहा हूं। मैं कहूंगा ठीक है, पोडियम के ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हो उसका डायरेक्शन कैसा है, तो ऐसा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। उसके कारण क्या हुआ, पोडियम का डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोडियम का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर मैं आपसे पूछूंगा वर्क डन क्या है, तो आप बोलेंगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, शायद आपको नॉलेज हो, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। तो मुझे एक बात बताओ, वर्क डन निकालने के लिए आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, है कि नहीं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे ही बेटा जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा, तो हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस थीटा। मतलब क्या है इस चीज का कहने का, डॉट प्रोडक्ट से जो आपको आंसर मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट से जो आपको आंसर मिलेगा, वही आंसर अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लो, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच के एंगल का कॉस ले लो, मैग्नीट्यूड आता ना निकाल के, सीखे ना अपन ने, तो उनका मैग्नीट्यूड ले लो, ए का, बी का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच का जो भी एंगल होगा, मान लो 60 डिग्री, तो उसका क्या ले लो, कॉस, तो कॉस 60 ले लो। तो जब इन तीनों चीजों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा जो इनके डॉट प्रोडक्ट से आएगा, जो इनके डॉट प्रोडक्ट से आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसके इक्विवेलेंट है, इसके बराबर है। इसीलिए कहा गया है कि डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, हाँ दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और एक बात बता दूं, डॉट प्रोडक्ट करने का एक स्पेशल तरीका होता है, वो सब चीजें धीरे धीरे करके आप देखेंगे। और इसको किस तरह से डिफाइन या एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिफाइन तो नहीं कहूंगा मैं एक्सप्लेन कहूंगा कि डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड व्हेन two vectors are multiplied to give a scalar quantity. Two vectors are multiplied to give a scalar quantity. तो बोले सर ठीक है, आपने कहा वेक्टर में प्रोडक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, और एक तरीका क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। मैं डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहां करता हूं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां डॉट प्रोडक्ट ही यूज हुआ है, यहां कोई क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ है। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहां इस पैरा में मौजूद है। डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब समझा नहीं सर,
अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है। मुझे एक बात बताओ, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में क्या आता था? वर्क डन आता था। मैं फिर से पूछता हूं, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता था? वर्क डन आता था। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, यानी वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आंसर में क्या मिला? स्केलर। वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अब जो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया आपने और आंसर में आपको क्या मिला? स्केलर क्वांटिटी मिला। तो वहां जो प्रोडक्ट होता है वहां कौन से टाइप का प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा? वर्क डन देगा। आई बात समझ में? फिर मैं आपसे कहूंगा अच्छा सर समझ में आ गया, एक और एग्जाम्पल बनता है फिर तो? बोले जी हाँ। बोले कौन सा? पावर का। ये फॉर्मूला अभी आपको मालूम नहीं है, जब आप वर्क एनर्जी एंड पावर नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो, फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो मतलब डायरेक्शन के साथ, वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में दी गई हो मतलब डायरेक्शन के साथ, इन दोनों का अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, इन दोनों का अगर मैंने डॉट क्या किया बेटा? डॉट प्रोडक्ट किया, तो उससे या सीधा सीधा बोलो मल्टीप्लीकेशन किया, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, प्रोडक्ट किया, अभी डॉट छोड़ो, अभी सिर्फ सादा वाला मल्टीप्लीकेशन किया, तो आंसर में कौन आ रहा है? पावर। यार पावर तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा? डॉट प्रोडक्ट। आई बस में एक और एग्जांपल, एक आपको आगे जाके फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके, आगे जाके टाइम है अभी, है ना, एक फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके। आप देखेंगे ई म्हणजे काय? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ए का मतलब होता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। मैं कह रहा हूं कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि वेक्टर फॉर्म में मौजूद था और एरिया वो भी वेक्टर फॉर्म में मौजूद था, उसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या मिला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। उनको मल्टीप्लाई करके जो मिला वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फिर कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। तो फिर आपको यहां पर डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आपका अगला सवाल आएगा, सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये स्केलर है? आंसर है ना, माइंड में आया होगा कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा? आपने तो बता दिया यहां पर वर्क है, ये पावर है ना, आगे जब सामने आएगा चैप्टर में तो हमें कैसे पता चलेगा? बेटा जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे पोर्शन आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये नाम तुम्हारे सामने आते जाएंगे, है ना, तो मैं बताते चले जाऊंगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं वर्क एनर्जी एंड पावर नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं सबसे पहले जब वर्क के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ खास तौर से एक पॉइंट लिखाऊंगा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पेशली लिखाऊंगा मैं आपको कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर मान लो मैं आपको पावर का पार्ट जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ोगे आपको फ्लक्स के बारे में बताऊंगा तो मैं बोलूंगा फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये नॉलेज जो है कि कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, ये डेवलप होता जाएगा विद चैप्टर, है ना। हम यहां सिर्फ टूल सीख रहे हैं, अब उस टूल का इस्तेमाल धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में हम सीखते चले जाएंगे। तो पहली बात हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर ये बात सीख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वही आंसर इस फॉर्मूले से भी आ जाता है। डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एग्जाम में पूछने नहीं वाला। हाँ 11th के बोर्ड एग्जाम में बाई चांस आया तो आया, है ना, वो भी नहीं आता खैर। और 11th के बोर्ड एग्जाम को तुम कौन सा सीरियसली लेते मुझे मालूम है ना, है ना, घर पे पेपर लाते ये करते सब मालूम है। तो खैर आपको समझना ज़रूरी है, रट्टे डेफिनेशन रट्टा नहीं चाहिए यहाँ पर, क्या चाहिए? नॉलेज, है ना, समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है, कि जो आंसर आपको डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाला है वही आंसर आपको एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच में जो भी एंगल होगा उसका कॉस थीटा ले लो, उससे वही आंसर मिलेगा। तो वही उसको मैथमेटिकल डेफिनेशन कहा जाता है। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता है तो वहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? आप
ठीक है, अब ऐसा है डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं, है ना। जैसे मान लो, जैसे प्रॉपर्टीज के तौर पे लिखता हूं मैं, चलो इसको प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ वेक्टर A इज इक्वल्स टू ax इंटू आई कैप प्लस ay इंटू जे कैप प्लस az इंटू के कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल्स टू bx इंटू आई कैप प्लस by इंटू जे कैप प्लस bz इंटू के कैप, देयरफॉर वेक्टर A डॉट वेक्टर B कितना होगा, A डॉट वेक्टर B कितना होगा, आई कैप का कोएफिशिएंट ax, कोएफिशिएंट इसे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, और यहाँ आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, bx। तो i के साथ वाला नंबर और i के साथ वाला नंबर, है ना, वेक्टर A के अंदर i के साथ वाला नंबर और वेक्टर B के अंदर i के साथ वाला नंबर, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ax इंटू bx प्लस j के साथ वाला नंबर ay इंटू by प्लस az इंटू bz। तो ये तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट करने का, ये तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट करने का। बोले कैसे सर, फिर भी नहीं समझा, एक और एग्जांपल बता दो। चलो मान के चलो वेक्टर A इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप और वेक्टर B इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, और आपसे कहा गया है कि सर ये वेक्टर A डॉट वेक्टर B कितना आएगा, ज़रा बताइए। तो मैं बोलूँगा यहाँ आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ क्या है 1, अकेला है मतलब 1 उसके साथ, यहाँ क्या है 1, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आगे 6 प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, है ना, 13 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया, है ना। कितना सिंपल है डॉट प्रोडक्ट करना, है ना। इसका नंबर लो, इसका नंबर लो, मल्टीप्लाई करो, है ना। इसके आई को इसके आई के साथ, उसके जे के साथ वाला जो भी नंबर है उसके जे के साथ वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। अगेन एक और एग्जांपल, अगर मान लो वेक्टर A आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप और वेक्टर B इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप है, और आपसे कहा मैंने कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B पता लगाओ। चलो देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है, सबसे फास्टेस्ट आंसर चाहिए मुझको। कम ऑन स्टार्ट। सही जा रहा, सही जा रहा, सही जा रहा, कर तो 60, 16 की 60, 16 बोला नस क्या आ रहा, 16 आया, अब बात है माइनस 15, एक 16 एक माइनस 15, 16 16 माइनस 14 18 16 माइनस 14 16 18 माइनस 14 चलो देख माइनस 15। चलो देखते हैं आई कैप का कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस यहाँ जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है -1, है ना। तो मैं लिखूंगा ये -1, या लिख नहीं जाता यहाँ से तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -3, है ना, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -3। ये स्टेप सही है सभी का। अब आगे 2 - 1 कितना हो जाएगा
-2, अरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस मल्टीप्लीकेशन है वो, माइनस, अरे तो वाह +3 आएगा ना, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15। अब -2 + 3 1 -15 -14। द करेक्ट आंसर इज -14 यूनिट्स। कितने लोगों का सही आया? ओनली 3। अरे चलो एक और लो फिर। नहीं एक ही, आई कैप माइनस, ओ सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक। तो वेक्टर x डॉट वेक्टर y पता लगाओ। हाँ पास्ट ऐसे ही रहना पड़ता। पहले चेक करना पड़ेगा आंसर सही है कि नहीं। -2। तो भैया आई कैप के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 1। यहां पे -1 प्लस जे कैप के साथ कोएफिशिएंट क्या है? -5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के कैप के साथ -2 क्या हो जाएगा? -1 -5 और +4, ये हो जाएगा -6 + 4 -2। आया समझ में? कितने लोगों को आ गया अब ये? हाँ आप लोग फिर गलत आया। कैसे, क्या गलती किए? अस्तगफिरुल्लाह, है ना। ठीक है चलो अभी इतना लिख लो, मुझे जगह चाहिए खाली, मैं इरेज करके फिर आगे प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको। देखो फटाफट मोहसिन, वो व्हाट्सएप बताना एक बार। फटाफट, हाँ ये पूरे एग्जाम्पल्स वो सब लिखो फिर आगे। बातें नहीं बेटा, ओके थोड़ी देर से लगा तो देना, थोड़ी देर से अगर लगा तो देना। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपने कैलकुलेशन का तरीका देखा। बातें नहीं बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। कैसे दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। हाँ बोलिए, कहाँ पे? ये वाला फॉर्मूला, ये दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का एंगल निकालने में यूज होता है। हाँ जैसा फोर्स और वेलोसिटी की वैल्यू आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ और आपसे पूछा गया भाई बताओ उनके बीच का एंगल क्या है, तो ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। गुड क्वेश्चन। बताएंगे, रुको ज़रा सब्र करो।
अनस ऐसा हो सकता है क्या? अपन बिना एग्जाम्पल के छोड़ेंगे कुछ? फिर चलो, ऑन द डिमांड ऑफ अनस, है ना, एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। हालांकि मैं ये बाद में लेने वाला था, बट अब तुम्हारे दिमाग में अगर उड़ गया है तो मैं बोला चलो ले ही लेते हैं अभी। हाँ, 2 आ रहा है इसका डॉट प्रोडक्ट। नहीं, गलत, गौर से देखो एक बार। और मैंने डॉट प्रोडक्ट तो पूछा ही नहीं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बता था ना, ये फॉर्मूले से करना है आपने को। 0 डॉट प्रोडक्ट। अगर आपने नोटिस किया होगा वेक्टर में ए में आई का कोएफिशिएंट है, जे का है, मतलब उसमें आई कैप जे कैप है, के कैप नहीं है। नहीं है इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ओह, तो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। समझ में आ रहा क्या? यहां आई और जे है, डायरेक्शन ऑफ आई है, जे है, क्या नहीं है? के, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0। यहां जे और के है, आई नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0। अब अपने को एंगल पता लगाना है। ये हो गया क्या लिखना? पहले लिख लो, मुझे खाली चाहिए जगह। थोड़ा फास्ट लिखें। cos 0 1 होता। कौन सा वाला? एंगल कैसे निकालेंगे? एक बार बताऊंगा, तुमको आ जाएगा समझ में। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, इसको इसके नीचे ला ले, ए बी को उसके नीचे ला ले। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। ए और बी क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तुमको मैग्नीट्यूड निकाला और मल्टीप्लाई कर।
ये हुआ तीसरा एग्जाम्पल। हुआ? चलिए देखें कैसे करेंगे आप सॉल्व। हम ये जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। सही है? तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय बी। इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालता हूँ, तो वो क्या आएगा? तो वो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 म्हणजे काय 1। अरे 0 0 ये 1, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1 आ गया। अब मुझे ए चाहिए। ए मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। मतलब कैसे? यहाँ आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस आप मान लो 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2। सही है? ये √2 हो जाएगा। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा, भैया ज़रा बताओ कोई बी का कोएफिशिएंट वो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर बी का मैग्नीट्यूड, तो बिल्कुल जैसे आपने ये कैलकुलेट किया था वैसे ही वो कैलकुलेट करो। तो भैया 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अगेन ये भी क्या आएगा? √2 आएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1, अब आप इक्वेशन नंबर 1 का सहारा ले लो। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बोले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया था? 1 आया था। बोले सही है। ए कितना आया था? √2, और बी कितना आया था? √2, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2। अब भैया कॉस थीटा 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री, है ना? क्योंकि कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। आई बात समझ में आपको? तो इस तरह से वो कैलकुलेट करने का तरीका है, ये मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, है ना? समझ में आ गया? ठीक है, इस पर ही लेंगे नहीं, डीपीपी में डालूंगा भर भर के इसमें। हाँ, प्लस कर दिए थे तुमने? नहीं, फिर तो गलत होगा, फिर तो 4 हो गया होगा। क्या रहा यहाँ पे? 1 का स्क्वायर, तो आपने 1 + 1 कर दिए। हाँ, ए डॉट बी है, ए डॉट वेक्टर बी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आंसर भी बदल गया होगा। ऐसा कैसे हो सकता, बताओ कैलकुलेशन? ये बहुत गलत तरीका है, मगर वो बाई चांस 1 आ गया। समझ में आया मेथड? मेथड समझ में आ गया ना सभी को? मेन आपको बताना था कि तरीका क्या है, एंगल क्या एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करो, दोनों का
पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमको ये बात मालूम है कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस थीटा। कॉस थीटा को छोड़ो, ए इंटू बी को उसके नीचे ला लो। ओके क्लियर। अब हमको क्या क्या चाहिए, हमको दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। सबसे पहले ए का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या हो जाएगा ये 0 + 1 + 0, बचेगा क्या 1। ये क्या मिल गया आपको, डॉट प्रोडक्ट। अब अगली बारी का आएगी ए की मैग्नीट्यूड की। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1 का अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि √2। अच्छा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही पैटर्न से √2 आया। अब अपने पास तीनों चीज़ें आ गई। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1 है, तो मैंने 1 डाल दिया। ए की वैल्यू √2 है, वो डाल दिया। बी की वैल्यू भी √2 है, वो भी डाल दिया। फिर √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होता है 2, को कॉस थीटा 1/2 है। फिर मुझे मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है कि भाई कॉस 60 1/2 होता है, तो यानी थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री। आइए बात समझें। क्या हो गया, इधर का तो हो ही गया होगा ना पहला। और एक बात बेटा बहुत ध्यान से सुनना, जब आप डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना, तो आपको यहां डॉट का ही साइन देना है, गलती से भी मल्टीप्लिकेशन का साइन मत देना। डॉट प्रोडक्ट में यहां डॉट ही लगता है, अगला आने वाला क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस ही लगता है, वहां गलती से भी आप डॉट नहीं लिख सकते। जैसे मैथमेटिक्स का आपको नॉलेज होगा, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर लिखना है, तो एक तरीका जनरल मैथमेटिक्स में ऐसा भी होता है कि मल्टीप्लिकेशन को डॉट लेकर आप लिख सकते हैं। वो जनरल मल्टीप्लिकेशन है जिसमें आप इसके जगह ये साइन डाल सकते हैं। मगर डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, जहाँ डॉट है वहाँ डॉट ही रहेगा, गलती से भी वहाँ क्रॉस नहीं आएगा। ये बात ध्यान में रखना। अब अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। इट obeys commutative law, that is vector a dot vector b is equals to vector b dot vector a। तो डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि आप सीक्वेंस को पलटाकर लिख सकते हैं, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। मतलब आप सीक्वेंस को पलटा के लिख सकते हैं एडिशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, एक जनरल एग्जांपल देखो। 4 + 2 क्या होता है 6, 2 + 4 क्या होता है 6 होता है। तो 4 + 2 6 होता है, 2 + 4 भी 6 होता है। सीक्वेंस को पलटा के लिखे आपने, आंसर चेंज हुआ नहीं हुआ, बाकी है ना माइनस। अभी ये प्लस बोला क्या मैंने, एडिशन है ना। फिर उसके बाद इसी तरह देखो 4 - 2 क्या होता है 2 होता है, और 2 - 4 क्या होता है। अब क्या ये दोनों सेम है, ये सेम है क्या, नहीं, अलग अलग आंसर है ना। तो अब ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। एक और एग्जांपल, 4 × 2 8, 2 × 4 8। मतलब आप सीक्वेंस पलटा के लिखो, है ना, वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसी तरह से 4 / 2 2 होता है ना। जैसे आप इसको अगर ऐसा लिखेंगे 4 / 2 क्या होता है 2, और 2 / 4 0.5, ये 1/2 जिसको आप बोल सकते हैं 0.5।
आंसर बदल गया। सीक्वेंस को आपने पलटा के लिखा और आपका आंसर बदल गया। तो ये और ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करते और ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे करते हैं। आई बस समझ में आपको? वैसा ही डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, यानी ए डॉट बी को आप बी डॉट ए करके लिख सकते हैं। आपका आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आई बस समझ में? आगे जाके आपको पता चलेगा कि जो अगला है क्रॉस प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। अगर आप उसको पलटा के लिखते हैं तो उससे आंसर हल्का सा बदल जाता है ना? कैसे बदलता है वो हम लोग उसमें देखेंगे। अभी हमारा किस पे फोकस है? ओनली डॉट प्रोडक्ट पे, तो उसी पे ध्यान देते हैं हम लोग। चलो आगे नेक्स्ट पार्ट। तो हमने ये देखा प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अगला थर्ड प्रॉपर्टी, इट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो ये तो खैर ना भी बताता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट है तो ले लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। जैसे वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट में है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो मैं चाहूँ तो इसको अंदर सेपरेटली दोनों के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूँ, है ना? दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते अपन बोलते हैं ना, तो आप बिल्कुल सादे मल्टीप्लिकेशन के जैसा यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसमें कोई आंसर में बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। चौथा, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज पॉजिटिव, और if theta is an obtuse angle, vector A dot vector B is negative। ठीक है। देखो बेटा, अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको एक पॉजिटिव आंसर देगा, और अगर थीटा एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपको नेगेटिव देगा। आप इसको समझने के लिए ये वाले फॉर्मूले को समझो। आपने देखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। देखो, जब आप यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना, तो भैया वो तो पॉजिटिव ही चाहेगा, मगर कॉस थीटा की वैल्यू बदलते रहती है। बोले कैसे? कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। मगर जब मैं कॉस 120 करता हूँ -1/2, कॉस 180 करता हूँ -1, क्या देखने में मिला? है ना, 120 पे -1/2। इवन आप 150 करेंगे तो आपको पता चलेगा वो -√3/2 हो रहा, और cos 180 जो हो रहा -1। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक जब एंगल 0 से लेकर 90 के तक था, सारे आंसर प्लस में आ रहे थे, है ना, 1/2 √3/2 1/√2। यहाँ जब आया तो 0 हो गया। और जब क्या कैसे बेटा इधर ध्यान दो, फिर बाद में प्रॉब्लम जाती। फिर बाद में देखो, आगे आप जब इसको एंगल को जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाते हैं, सारे आंसर्स अब नेगेटिव में आना चालू हो जाते हैं। तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान के चलो कि भैया आपका थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो उससे कॉस थीटा क्या आएगा? एक पॉजिटिव आंसर आएगा। यानी a इंटू बी कॉस थीटा क्या आएगा? एक पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा? एक पॉजिटिव आंसर आएगा। बात समझे क्या? थीटा एक एक्यूट एंगल है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव, a इंटू बी कॉस थीटा वो भी पॉजिटिव, a इंटू बी कॉस, अरे भाई ये तो पॉजिटिव रहते ही है मैग्नीट्यूड, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी पॉजिटिव।
आया समझ में? मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूं, मेरा डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, मेरा डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? वो एक एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है? एक्यूट एंगल। अगर मान लो सिर्फ नेचर पूछ रहा है आपसे, सिर्फ मुझे इतना बता एंगल एक्यूट है, परपेंडिकुलर है या फिर ऑब्ट्यूस है, तो मैं देखूंगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किया मैंने, मेरे को दो वेक्टर क्वांटिटीज दिए हुए, गौर से सुने बेटा, मेरे को दो वेक्टर क्वांटिटीज दिए हुए, मैंने उनका डॉट प्रोडक्ट किया। आपको डॉट प्रोडक्ट का तरीका आता है, आंसर आपका प्लस में आया, आंसर आपका प्लस में आया, यानी आंसर आपका पॉजिटिव आया। फिर उस पे से मेरा सवाल बना, मुझे एक बात बताइए कि जो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या परपेंडिकुलर है? आप बोलेंगे एक्यूट, है ना? फिर मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, मैंने दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट किया और आंसर उसका माइनस में आया, आंसर उसका माइनस में आया, तो अब मुझे बता दो ऑब्ट्यूस है कि नहीं? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट किया और आंसर उसका जीरो आ गया, तो एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 क्या होता है? जीरो, है ना? cos 90 क्या होता है? जीरो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपको मालूम है कि भैया परपेंडिकुलर रहा तो आंसर क्या आएगा? जीरो। आइए बात समझे आपको? तो हमने देखा ये प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। टाइम क्या हुआ बेटा? 5-1 मिनट बाकी है ना? हो दो, क्योंकि मेरे भी 2 पॉइंट्स बचे, वैसे 2 से 3 पॉइंट्स हार्डली। फिफ्थ पॉइंट मैं देखने जा रहा हूं। इफ थीटा is angle between vector A and vector B, then vector A dot vector B will be maximum when theta equals to 0 डिग्री। देखो बेटा वो क्या बोल रहा है, अगर मान लो मैंने कहा आपको सिर्फ एक चांस दिया मैंने, आप सिर्फ डायरेक्शन बदल सकते हो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज की, आप सिर्फ क्या कर सकते हो? डायरेक्शन बदल सकते हो, मगर आप उनकी वैल्यू को बदल नहीं सकते। क्लियर? और मैंने आपसे पूछा कि देखो भाई, जब मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा, तो भाई बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा? आप कहेंगे सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए इंटू बी कॉस ऑफ 0 आएगा, है कि नहीं? और मैं कहता हूं कि cos 0 आया तो मतलब क्या? ये इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। बोले ऐसे कैसे सबसे मैक्सिमम वैल्यू? मैं बोलूंगा cos 0 क्या है? 1। cos 0 क्या है? 1। cos 0 अगर 1 है, cos 0 अगर 1 है तो ये उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछूंगा cos थीटा की वैल्यू की लिस्ट बनाओ, शुरुआत करो 0 से लेकर 90 तक, cos 0 क्या आएगा? 1। फिर आगे बढ़ते चले जाओ, है ना? cos 30 √3/2 जिसका आंसर आता है 0.866। फिर मैं बोलूँगा cos 60 1/2 जिसका आंसर आता है 0.5। कोई बोलेंगे cos 45 1/√2 जिसका आंसर आता है 0.7071। अगर आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा वो 0 पॉइंट में आंसर आ रहा, और cos 90 पर अगर तुम चले गए तो फिर आंसर क्या हो गया? 0। नहीं, cos 90 पे 0 है, cos 0 पे 1 है, तो cos 0 पे 1, cos 90 पे 0, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हैं तो टोटल वैल्यू कम होती चली जाती है, और जब आप परपेंडिकुलर हो गए तो cos 90 क्या हो जाता है? 0। तो वही बात वो बोल रहा है कि जब थीटा एंगल जो होता है ए और बी का, वो अगर 0 है तो वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैक्सिमम वैल्यू आप जस्ट ए इंटू बी लिख सकते हैं, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको 2 मिनट के अंदर। इफ थीटा इज
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी मिनिमम when थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये मिनिमम रहेगा, सबसे कम रहेगा a इंटू बी कॉस ऑफ 90। कब? जब कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 0, है ना, जब एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री, और वो कितना रहेगा मिनिमम। बोले सर समझा नहीं, आप प्रैक्टिकली बता दो क्या बोलना चाह रहे हो आप। 2 मिनट के अंदर हम अभी समझ लेते हैं इसको। वो चेयर को ट्रांसफर करिए मेरे पास, वो खाली चेयर को। थैंक यू। अब देखो ये चेयर है, हमारा टारगेट क्या है? मैं इसे फोर्स लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसके बेसिस पर हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। वर्क क्या होता है यहाँ पर? जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उस फोर्स के कारण, तो मैं मानूंगा कि उस फोर्स ने क्या किया, वर्क किया। अब इमेजिन ये करो कि मैं हर बार सेम फोर्स लगाने वाला हूँ। अब कैसा है, मैं अपने हाथ में जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं उसको आपको डिस्प्ले करके बता नहीं सकता, तो आपको मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैं मस्कुलर फोर्सेस जो लगा रहा हूँ हर बार वो सेम लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ उन फोर्सेस का एंगल बदलने वाला हूँ। तो टारगेट ये है कि इस चेयर को यहाँ से वहाँ सरकाना है, यहाँ से वहाँ सरकाना है। तो डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस पे होने वाला है इसका? एक्स एक्सिस पर। ये क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट कौन सी एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पर। सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स भी एक्स एक्सिस पे ही लगाएंगे। तो मैं यहाँ ऐसा पूरा हॉरिजॉन्टल, और मैं हल्का सा फोर्स लगाया और बहुत तेजी से चेयर सरक के आगे आ गई। अब देखो क्या, फिर से डिस्प्लेसमेंट उधर ही करना है। जितना फोर्स पहले लगाया उतना ही फोर्स अब लगाने वाला हूं, है ना। आपको अगेन भरोसा करना पड़ेगा कि हाथ मेरा उतना ही फोर्स लगा रहा है। क्या नोटिस किया? स्पीड भी कम हो गई, धीरे धीरे आया। क्यों? क्योंकि मेरा फोर्स असल में बढ़ गया। वो उसको आगे भी खींच रहा था, ऊपर भी लगा रहा था। तो जो पिछली बार फोर्स था वो पूरा का पूरा क्या कर रहा था? सामने खींच रहा था। इस बार वो उसको आगे भी खींच रहा और ऊपर भी लगा रहा। आपने नोटिस किया कि जैसे ही मैंने फोर्स का एंगल थोड़ा सा बड़ा कर दिया डिस्प्लेसमेंट के साथ, देखो ना, फोर्स का एंगल ये था, फोर्स का एंगल ये था और डिस्प्लेसमेंट का एंगल ये था। तो जैसे ही हमने फोर्स का एंगल बदल दिए, जैसे कि हम कहेंगे पहले डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में थे, बहुत तेजी से गया, मतलब ज़बरदस्त वर्क हुआ। जैसे ही मैंने थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, आपने क्या नोटिस किया? वो धीरे धीरे जा रहा है, मतलब वर्क क्या हो गया? कम हो गया। अब इमेजिन करो, ध्यान दो, टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करना है। कौन सी एक्सिस पर? ये जरूरी है कि एक्सिस कौन सी होना चाहिए? एक्स। और अब मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, या दबा रहा हूं जोर से, है ना। तो अनस, अब मैं इसको दबा रहा हूं या फिर ऊपर खींच रहा हूं। मुझे बता, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? इधर हुआ क्या? फोर्स लग रहा कि नहीं लग रहा? लग रहा ना। इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? तो वर्क कितना हुआ? 0। मतलब वर्क कितना रहा? 0। तो इस फोर्स के कारण इस चेयर का एक्स एक्सिस पे जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो एक्स एक्सिस पे वर्क डन कितना हुआ? 0। तो ये मिनिमम वैल्यू हुई कि मैक्सिमम हुई? मिनिमम। सबसे जबरदस्त वर्क कब हुआ था? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे। आया ना? वही बात को उसने ए और बी में बोला है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, और जब ये परपेंडिकुलर रहेंगे तो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम आएगा। जैसे कि वर्क डन क्या होता है? जैसे कि वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, वैसे ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहेंगे, यानी थीटा क्या रहेगा? 0।
तो उस वक्त वर्क सबसे ज़्यादा होगा, धड़ करके आगे निकल जाएगा, वो हल्के सा फोर्स लगाना पड़ेगा, आगे निकल जाएगा। जैसे जैसे ये एंगल बड़ा होते जाएगा, वर्क यानी डॉट प्रोडक्ट उनका कम होता जाएगा। और जब फोर्स परपेंडिकुलर है, जब फोर्स परपेंडिकुलर है किसको, किसको, डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट को, या वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी को, तो अब डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, 0 है ना, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी, है ना। जब मैंने देखा कि फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर था, मान लो कि मैंने फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ फोर्स, और ये तो सरक गया, मैंने बोला देखा कितना फोर्स लगाया, कितनी मेहनत किया मैंने, और वो सरक गया। जैसे मान लो ये पोडियम सरकाना है, वो पोडियम लाया और उसको खींच रहा ऊपर में, मेरा टारगेट उसको उधर सरका के रखने का है, मैं ऊपर फोर्स लगा रहा, ऊपर लगा रहा। किसी ने तंग आके, अरे क्या यार ये आदमी को समझता नहीं, उसको सरकाना उधर है, फोर्स ऊपर लगा रहा। उसने क्या करा भाई, साइड से ऐसा पैर से ढकेल दिया और पोडियम सरक गया उधर, और मैं क्रेडिट लेने आ गया, देखा मैंने कितनी मेहनत किया, पोडियम को उधर सरका के रख दिया। सामने वाले का हाँ मालूम तुमने कितनी मेहनत की है, तुम्हारा फोर्स था जैसे कि वो, तो मैं बोलूँगा वो वर्क जो हुआ, वो जो पोडियम सरक के गया, वो मेरे फोर्स की वजह से गया क्या? 1% भी मेरा कोई उसमें रोल नहीं था, मेरा कोई वर्क नहीं था। तो वर्क किसका था? आपका था, जिसने भी ढकेला उसको। तो वही कहना चाह रहे हैं हम लोग कि जब आपका फोर्स परपेंडिकुलर हुआ डिस्प्लेसमेंट को, अगर डिस्प्लेसमेंट हो भी गया, मान लो डिस्प्लेसमेंट हो भी गया और आपने उसको फोर्स लगाए थे और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और डिस्प्लेसमेंट फोर्स को परपेंडिकुलर था, तो जो वर्क हुआ वो आपके फोर्स के कारण तो बिल्कुल नहीं हुआ, कोई और फोर्स होगा जिसने ढकेल के चला गया होगा। समझ में आई क्या बात है ना, कि आपके फोर्स के कारण कोई वर्क नहीं हुआ, कोई और काम करके चले गया, फालतू का क्रेडिट ले रहे हो, समझा ना। तो यही बात हो रही है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वो सबसे मिनिमम वैल्यू देती, उनका डॉट प्रोडक्ट सबसे मिनिमम वैल्यू देता है, और जब वो पैरेलल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम वैल्यू देता है। ये बात समझे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, है ना, और भी 2-3 प्रॉपर्टीज है, बट वो टाइम कम है आज। कल मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, उसके कुछ एग्जांपल्स लूंगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करना है इसको।